वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज एक ऐसे मुद्दे पर हम बात करेंगे, इसको लेकर हम सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन देश के हित में, जनता के हक में क्या बेहतर है, इस पर एक राय तो ज़रूर होनी चाहिए और हम सबकी होगी भी कि यह देश के लिए अच्छा है, यह समाज के लिए अच्छा है। आज के सब्जेक्ट पर आने से पहले एक छोटी सी भूमिका आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारा देश दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है और जाहिर है सबसे बड़ा लोकतंत्र भी। हमारे आपके लिए क्या ज़रूरी है? यह कि हम अपनी सरकार सही चुनें, देश की सुरक्षा और विकास की गारंटी लेने वाले नेता को कमान दें। नेतृत्व को लेकर अलग अलग राय हो सकती है। ऐसे में यह समझना ज़रूरी है कि राय हम किस आधार पर बना रहे हैं और जो तथ्य हैं वह किस तरह की राय बनाने का प्रमाण देते हैं। जब भी बड़े हित में असमंजस की स्थिति आती हो तो आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर आपको जाना चाहिए, आपको जवाब मिल जाएगा। हमारे पड़ोस में एक देश है जिसे पाकिस्तान कहते हैं, उसको आज देख लीजिए। वहाँ कोई सरकार 5 साल की मियाद पूरा नहीं कर पाई। वह देश अपने मैन पावर का सही इस्तेमाल नहीं कर सका। सेना और सत्ता में आने वाले लोगों ने समूचे मुल्क को मन भर लूटा कूटा। कोई विजन नहीं था, लिहाजा आर्थिक विकास लगभग थम गया, रुक गया। आज पाकिस्तान पर 100 अरब डॉलर से अधिक विदेशी कर्ज है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान है, जिसकी आवाज़ दुनिया में आज सुनी नहीं जाती है बल्कि मानी भी जाती है। आर्थिक मोर्चे पर सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाला देश है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जीडीपी का जो वैल्यू है वो लगभग $3.5 ट्रिलियन है। 5वें पायदान पर हिंदुस्तान है और 42वें पायदान पर पाकिस्तान है। कूटनीतिक मोर्चे पर देश हित और मानवता के आधार पर फैसले लेने वाला हिंदुस्तान देश माना जाता है। यह एक भूमिका है जो आज का बुनियादी सवाल है, उसकी सही तस्वीर आपके सामने रखने और समझने की खातिर। मामला है ये कि प्रियंका गांधी ने एक मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चुनावी रैली में प्रियंका गांधी ने कहा कि जिसके पास विजन है, सरकार चलाने का हकदार वही है, नेता वही जो विजनरी है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी की सरकार हम SC, ST, OBC को खूब आगे बढ़ाएंगे यह कहती रही, लेकिन जब हमने जाति जनगणना की बात की तो इन लोगों का मुंह बंद हो गया। मैं अगर समय मिला तो इस बात पर भी चर्चा करूंगा कि मनमोहन सिंह ने जातिगत जनगणना करवाई तो फिर उसे जारी क्यों नहीं किया, और आज जातिगत जनगणना के लिए इतना ज़्यादा कांग्रेस को जोर क्यों लगाना पड़ रहा है। उस जनगणना से विकास के कौन से फॉर्मूले आपको मिल जाने की उम्मीद है कि कांग्रेस इतना चिल्ला रही है। लेकिन अभी विज़न की बात करेंगे। इस देश में पहले भी सरकारें रही हैं और आज भी है, मगर आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वह जनता के सामने अपने किए को जिस तरीके से रखती है, क्या पहले ऐसा था? सरकारों को लेकर जनता की सक्रियता पहले ऐसी थी? और जिस विज़न की बात हम करेंगे उसको साबित करने के लिए आज की सरकार अपनी योजनाओं का फ़ायदा लोगों तक पहुंचाने के लिए जिस ताकत और संकल्प के साथ लगी रहती है, क्या पहले ऐसा था? इस सवाल का जवाब ईमानदारी से आप खुद ढूंढिए अपने अंदर। अगर आपको लगता है कि हाँ था, तब भी आज बैठे रहिए, क्योंकि आंकड़े और तथ्य ही आपसे पूछेंगे कि आपकी राय सही है या फिर उसे बदलने की ज़रूरत है। और हाँ, यह किसी तरह की पैरोकारी या पैरवी नहीं है, चूंकि डेटा मुझे लगता है कि ऐसे हैं कि बात होनी चाहिए सो हो रही है। अब जनता की जिम्मेदारी क्या होती है? सही सरकार चुनना है। ये सारे ग्राफिक्स हैं, इस लिहाजा इसको हटा करके आगे चला जाए तो यह जो चीजें होती हैं इस भूमिका के आईने में, जो मैंने भूमिका आपके सामने रखी, अब आज का मुद्दा रखते हैं। किसी भी सरकार के लिए विजन क्या है, डेवलपमेंट क्या है, यह सरकार तय करती है।
लोगों की बेहतरी क्या है, समस्याओं की पहचान और उनका निदान क्या है, इसको सिर्फ जबानी जमा खर्च से तय नहीं किया जा सकता। असलियत के आधार पर ही जाना जा सकता है। कोविड के दौरान देश में लगभग हर घर की आर्थिक हालत बिगड़ गई थी। इसमें वे लोग भी थे जो शहरों में रेहड़ी पटरी लगाते थे। धंधा बैठ गया, वे खुद घर के भीतर कैद हो गए, थोड़ा बहुत जो जमा पूंजी था वो खत्म हो गया। ऐसे में रोजी रोटी का बड़ा संकट खड़ा हो गया। एक आदमी जो ठेला लगाता था, चाहे वह सब्जी का हो, फल का हो, चाय का हो, समोसे का हो, किसी भी चीज़ का ठेला हो, उसको थोड़ी आर्थिक मदद मिल जाती तो अपना सौदा खरीद लेता और फिर अपनी दुकानदारी बढ़ा लेता, रोजगार चल जाता, परिवार चल जाता। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझी और जून 2020 में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई। इन लोगों को कम ब्याज दर पर 10 से 50,000 रुपये तक का लोन बैंकों से मिलने लगा। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये है कि इस योजना से जो छोटी मदद के लिए लोग तरस रहे थे, उनकी जिंदगी पटरी पर लौटी और इसमें इस छोटी मदद की बड़ी भूमिका रही। भारतीय स्टेट बैंक ने स्कीम को लेकर के एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है। मैं एक छोटा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं कि सरकार का जो मुखिया होता है, लोगों की समस्याओं की पहचान करने के बाद उससे निकलने का रास्ता तैयार करता है और वह रास्ता वाकई लोगों के भीतर एक बदलाव लेकर के आता है, उनको मुसीबत से निकालने में अपना रोल निभाता है। इसलिए यह जो पीएम स्वनिधि योजना है, आरबीआई ने बल्कि एसबीआई ने जो रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट के जरिए मैं इसको आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो इस योजना से होने वाले फायदों के बारे में जो रिपोर्ट है उसमें तफसील से बताया गया है। एसबीआई की रिसर्च में ना सिर्फ इस बात का जिक्र है कि इस योजना से कैसे परिवारों को एक बड़े संकट से निकालने में मदद मिली, बल्कि समाज के किस तबके को इससे कितना फायदा हुआ, यह भी उसमें लिखा हुआ है। रिपोर्ट कहती है, अब यह आंकड़ा आपके सामने है, कि 75% लोग जो फायदा उठाए वो लोग थे जो नॉन जनरल कैटेगरी में आते हैं, अनारक्षित कोटे में। जो कोटे के तहत नहीं आते हैं, उन लोगों की आबादी 75% रही जिन्होंने इस योजना से फायदा उठाया। जो ओबीसी हैं वो 44% थे। ये जो 75% का दायरा है, 44% ओबीसी हैं, एससी एसटी 22% और 43% महिलाएं। आप समझिए कि 43% महिलाओं को इस योजना का फायदा मिला है। एसबीआई ग्रुप के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं सौम्यकांति घोष, उन्होंने रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है और इसमें पिछड़े तबके के आर्थिक उत्थान के नज़रिए से पीएम स्वनिधि योजना को काफ़ी सफल बताया गया। कि जो ओबीसी, अब सवाल ये है कि आप जातिगत जनगणना कराइए और जातिगत जनगणना कराने के बाद उस तबके को उसका फायदा नहीं पहुंचाइए जिस तबके खातिर आप जनगणना करा रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आपका मकसद अपने राजनीतिक मतलब को साधना है, सत्ता तक पहुंचना है। आपकी नीयत लोगों को फायदा पहुंचाने या उनकी जिंदगी में बदलाव लाने की नहीं है। एक छोटी योजना मैं इसलिए रख रहा हूं कि हर तबके को जा रही है। क्या उसमें पूछा गया कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं? आप रजिस्टर्ड वेंडर हैं और आपको जरूरत है मदद की, आपको मदद मिली। जाति, मजहब, पंथ, संप्रदाय पूछ करके क्या गरीब और अमीर को आप अलग कर सकते हैं? प्रधानमंत्री का आप यह बयान सुनिए, फिर मैं आगे चलता हूं। साथियों, हमें याद रखना है कि स्वनिधि योजना सिर्फ लोन देने की योजना भर नहीं है, बल्कि ये रेहड़ी पटरी और ठेले वाले हमारे साथियों का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ाने का अभियान है। ये स्वनिधि स्वाभिमान की जड़ी बूटी है। मुझे बताया गया है कि स्वनिधि के लाभार्थियों को डिजिटल लेन देन की ट्रेनिंग के लिए मुंबई में 325 कैंप लगाए गए, जिसके चलते हमारे रेहड़ी पटरी वाले हजारों साथी डिजिटल लेन देन शुरू कर चुके हैं। ये सुनकर अनेक लोग चौंक जाएंगे कि इतने कम समय में देश भर में
स्वनिधि योजना के लाभार्थियों ने करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए का डिजिटल ट्रांजैक्शन किया है। जिनको हम अनपढ़ मानते हैं, जिनको हम लोग किसी भी भाषा में अपमानित करते रहते हैं, उन मेरे छोटे छोटे साथियों ने जो आज मेरे सामने बैठे हैं, ये रेहड़ी पटरी वालों ने ऑनलाइन मोबाइल से 50,000 करोड़ रुपए का काम किया है। और उनका ये पराक्रम, उनका परिवर्तन का ये मार्ग निराशावादियों के लिए बहुत बड़ा जवाब है, जो कहते थे कि रेहड़ी ठेले पर डिजिटल पेमेंट कैसे होगी। डिजिटल इंडिया की सफलता इस बात का उदाहरण है कि जब सबका प्रयास लगता है तो असंभव कुछ भी नहीं होता है। रेहड़ी पटरी के लोगों ने जो लोन लिया, उस लोन को चुकाने के लिए उन्होंने डिजिटल ट्रांजैक्शन किया और 50,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ, प्रधानमंत्री ये कह रहे थे। समाज के जो दूसरे तबके हैं जिनको इस योजना का लाभ मिला है, उनका भी एसबीआई की इस रिपोर्ट में जिक्र है। पीएम स्वनिधि योजना के कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में जनरल कैटेगरी के छोटे कारोबारियों की हिस्सेदारी कितनी है? 26%। SC/ST को मैं अब अलग करता हूं। पहले आपने एक साथ देखा 19% अनुसूचित जाति के वो लोग जिनको इसका फायदा मिला। अनुसूचित जाति के लोगों की तादाद 3% रही है। रिपोर्ट कहती है कि अल्पसंख्यकों को इस योजना का फायदा मिला और वो 3% के आसपास, बल्कि 8% के आसपास। पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन देने की व्यवस्था, ये जो ग्राफिक्स आपके सामने है, इसको थोड़ा सा बदलाव कर लीजिए। अनुसूचित जनजाति के 3% लोगों को फायदा मिला और अल्पसंख्यक जो तबका है उसके 8% लोगों को इस योजना का फायदा मिला। तो योजना के तहत लोन देने की व्यवस्था को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया जिससे लोन सही तरीके से चुकाने वालों को लाभ मिले, उनको आप प्रोत्साहित कर पाएं, उनको और मौके दे पाएं। पूरी व्यवस्था 3 स्टेज में रखी गई। पहला, लोन वापस करने वाले को दूसरा लोन दिया जाए, मिल सकता है। जिसने दूसरा लोन सही तरीके से चुका दिया है उसको तीसरा लोन दिया जाए, मिल सकता है। इस व्यवस्था के फायदों के बारे में एसबीआई की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेगुलर पेमेंट करने वालों को, इसको ध्यान से सुनिएगा, रेगुलर पेमेंट करने वालों को 7% सब्सिडी का लाभ मिला। यानी कि अगर आप पेमेंट लगातार करते हैं तो आपको जितना पैसा देना है उसमें 7% आपसे कम लिया जाएगा, आपको, ताकि एनकरेजमेंट आप में रहे। इसके साथ ही डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पर साल में 1,200 रुपये तक का कैशबैक मिलता है कि आप डिजिटली ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। योजना के इस खास पैटर्न का बेहतर असर साफ साफ दिखता है। आगे इस योजना के बारे में बताऊं कि लोन कितना दिया जाता है, कितने तक दिया जाता है। इसके जो वो लोग जिनको फ़ायदा मिला, देश के अलग अलग हिस्सों से हमने उनको आपके लिए मंगाया है ताकि सबूत आपके सामने रहे। हाथ कंगन को आरसी क्या, वो लोग जो पीएम स्वनिधि योजना का फ़ायदा उठा करके अपनी ज़िंदगी को पटरी पर लेकर के आए, उनका परिवार फिर से रोजी रोटी के लिए सक्षम हो गया, उनको सुनिए आप। ऐसी योजना तो बढ़िया थी भाई साहब, और योजना चढ़ जाए। वैसे तो ठेले वाले को कोई ध्यान नहीं देता। मांग तो ये साहब आगे को मांग करिए। हाँ, ठेले वालों का योजना तो बढ़िया थी भाई साहब। कैसे बढ़िया थी? ऐसे 10,000 दिए, 20,000 रुपये दिए, आदमी मजदूर आदमी अपना कमा रहा है और खा रहा है, और आपका काम से पैसे दे रहा है। हमको कहना बढ़िया फ़ायदा मिला। अच्छा, बहुत बढ़िया था। हमारी छोटी सी दुकान है। हाँ, नहीं सर, आसानी से मिला है, कोई दिक्कत नहीं भाई, आराम से मिला है। और उन लोगों ने बुलाया था कि ले जाओ, बहुत बढ़िया रहा। हमको तो अच्छा मिला। लोन का ना वो का पहले भी लिया था, दोबारा भी ले लिया। हाँ, किस्तें आराम से चुक रहे हैं वहीं बराबर। का ना पहले 10,000 का लिया था, का ना क्लियर कर दिया और दोबारा भी ले लिया 20,000 का। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो स्कीम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है गवर्नमेंट ने, वो बहुत अच्छी स्कीम थी जिसकी सूचना हमें पार्षदों द्वारा मिली गई। और इसमें हमें काफ़ी अच्छा 10,000 रुपये का लोन दिया गया, जिससे हमने हमारा रोज़गार शुरू किया। रोज़गार शुरू करने के बाद में हमने उससे अच्छा प्रॉफिट कमाया और आज हम
आसानी से अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। मुझे प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो स्वनिधि योजना चलाई गई उसमें 10,000 रुपये का लोन प्राप्त हुआ, जिससे मैंने अपनी दुकान खोली चाय की और अभी बढ़िया काम चल रहा है। अब सुना है कि आगे प्रधानमंत्री जी की तरफ से 20,000 50,000 का भी सहयोग मिलेगा, तो वो सहयोग प्राप्त होने के बाद और तरक्की होगी, घर परिवार में खुशहाली आएगी। पहले कभी उम्मीद करी थी आपने कि इस तरह से नहीं, पहले कभी उम्मीद नहीं करी थी। वो तो एकदम से हमें बताया गया कि ऐसा कोई योजना आई है, आप उसमें लोन लीजिए, तो वो लोन के लिए अप्लाई किया और बिल्कुल आसानी से वहाँ डॉक्यूमेंट लगाते हैं, हमें लोन मिल गया। और मैं नागौर स्थित में चाय की दुकान लगाता हूँ और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत मुझे 10,000 रुपये मिले थे, जिससे मैंने अपना ये रोज़गार स्टार्ट किया था। और अभी ये रोज़गार बहुत स्टार्ट हो गया और अभी मुझे उसमें लिमिट भी 20,000 रुपये मिल गई और अभी मैंने 20,000 रुपये लिए थे, उसी से मेरा ये कारोबार सारा स्टार्ट हुआ है और अभी इसी से मेरा घर परिवार सारा सब कुछ चल रहा है। और ये बहुत ही अच्छी योजना है और मैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा इसके तहत। एक बात आपको बताता हूँ, ये जितने भी लोगों के आप बयान सुन रहे थे, ये देश के अलग अलग शहरों के लोग हैं। हमने सिर्फ पूछा कि आपको लोन मिला था क्या, उन्होंने कहा हाँ। हमने माइक लगाया और उन्होंने बोलना शुरू किया। ये ईमानदार राय है उन लोगों की जिन लोगों को पीएम स्वनिधि योजना का फ़ायदा मिला, उनकी ज़िंदगी पटरी पर लौटी। 10,000 रुपये का पहला लोन अगर किसी ने ले रखा है और चुका देता है तो उसको 20,000 रुपये का लोन मिल सकता है। और ऐसे लोग 68% कारोबारी थे जिन्होंने 10,000 का लोन चुका करके और 20,000 का लोन लिया। ये रेहड़ी पटरी वाले 68%। इसी तरीके से 20,000 रुपये का दूसरा लोन चुका करके 50,000 रुपये का तीसरा लोन लेने वाले कारोबारी 75%। यानी समझिए कि अगर 10 लोग हैं या 100 लोग हैं तो किसने 10,000 रुपया लिया तो 50,000 रुपये तक लोन लेने वाले इसमें से 100 लोगों से 75 लोग पहुंचे। अब आप समझिए, मेरी ज़रूरत हुई, मैंने थोड़ी दुकान बढ़ाई, चलाई, फिर ज़रूरत बढ़ाई अपनी, पैसा चुकाया, दूसरा लोन लिया, दूसरा चुकाया, तीसरा लोन लिया। मेरी दुकानदारी 75,000 रुपये के आसपास की हो गई। अब मेरी कमाई भी मोटी हो रही है, मैं ठीक हूँ। अब ये है विज़न। इसी को प्रियंका गांधी सवालों में लेकर के आ रही हैं, लिहाजा मैंने सोचा कि आपको कुछ उदाहरण रखूं ताकि विज़न का मतलब समझ में आए। अभी तक तीनों सेगमेंट्स को मिला करके यानी कि 10,000, 20,000, 50,000, 70 लाख लोन दिए गए हैं, जिसका लाभ 53 लाख रेहड़ी पटरी वालों को मिल रहा है। कितना? 53 लाख। और इस योजना के तहत 9,100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम दी गई है। इतनी राशि दी गई लोगों को। पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन लेने वालों का एज, उम्र आई अब 26 साल से 45 साल के बीच है मैक्सिमम। 65% लाभार्थी 26 से 45 के बीच के बताए जा रहे हैं। 21% ऐसे लोग हैं जिन्होंने पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उठाया, वो 46 से 60 की उम्र के बीच के हैं। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ लेने वालों में मेगा और मिलियन प्लस सिटी यानी कि मिलियन प्लस 1 लाख 10 लाख से ज़्यादा की आबादी वाले शहर, तो 5.9 लाख लाभार्थी ऐसे हैं जो 6 मेगा सिटी के रहने वाले हैं, जबकि 7,80,000 वैसे लोग हैं जो 10 मिलियन प्लस यानी कि 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले शहर, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, कोलकाता है, ऐसे शहरों के लोग हैं। शहरों में सबसे ऊपर जो 10 लाख से नीचे की आबादी वाले हैं या 10 लाख की आबादी से ऊपर की आबादी वाले हैं, वाराणसी का नाम है, जहां 45% एक्टिव स्पेंडर्स हैं। इसके बाद बेंगलुरु, चेन्नई, प्रयागराज का नाम आता है। कहाँ कितने अकाउंट होल्डर हैं ये अगर आप देखेंगे तो 1,37,516, ये आंकड़ा मैं थोड़ी देर के लिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि देश के किन किन हिस्सों में जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं उनको फ़ायदा पहुँच रहा है, और कैसे एक आदमी ने कोविड के दौरान जो संकट घर परिवार के ऊपर आया था उसको समझा और उसने छोटी छोटी जो किस्तें हैं लोन की 10,000, 20,000, 50,000 की, वो उन लोगों को देना शुरू किया और उनकी ज़िंदगी में बदलाव आने लगा। आप इसको रोज़गार से जोड़ के देख लीजिए, आप घर परिवार की स्थिति को बेहतर करने के लिहाज से जोड़ के देख लीजिए। किसी आदमी की ज़िंदगी जो कोविड के ज़रिए तबाह हो गई थी उसको फिर से दोबारा जिंदा करने के लिहाज से सोच लीजिए। अहमदाबाद में 1,37,516, मुंबई में 99,209, चेन्नई में 98,114, सूरत में 90,282, बेंगलुरु में 85,119, हैदराबाद में 79,584। चाहे दक्षिण भारत हो या उत्तर भारत, पश्चिम हो या पूरब,
हर देश के हर हिस्से में, हर कोने में लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। लखनऊ में 1,35,581 लोग, इंदौर में 1,12,000, कानपुर में 1,09,000, जबलपुर में 49,000। जितने शहरों का मैं नाम लूँगा सब जगह आपको लोग मिलेंगे जिनको फ़ायदा मिला। ऐसे लोग जिनको फ़ायदा मिला है, कुछ तो आपने सुना, कुछ और लोगों के बयान सुनाता हूँ। 10,000 का लिया था। ये कितनी आसानी से मिल गया था आपको? वैसे ज़्यादा दिक्कतें तो नहीं हुई, मिल गया था। फिर भी क्या क्या देना पड़ा था आपको? 10 जिसके लिए मुझे आधार कार्ड लगा था और बैंक की डिटेल मांगी गई थी, और ये प्रोसेस चला कम से कम 10 से 15 दिन में मेरा लोन अप्रूवल हो गया। तो बैंक क्या सीधे अकाउंट में दिया या आपके हाथ में कुछ? नहीं, हाथ में नहीं आया था, अकाउंट में ही आया था। अच्छा, इस योजना के बारे में किसने आपको जानकारी दी? जी, नियर बाई हमारे कैंप लगा हुआ था, तो लोग बाग से चर्चे में ही अनाउंसमेंट हुआ था शायद, तो उसी के जरिए मैं पहुंचा था वहाँ पे। तो क्या इसके बारे में पहले आपको जानकारी थी कि नहीं? जी, जानकारी नहीं थी। कैंप लगा तो लोगों से सुनने में आया तो मैं चला गया वहाँ पे। इससे पहले भी ट्राई किया था कभी किसी लोगों के? नहीं, कभी नहीं ट्राई करा। अच्छा, तो ये आसानी से मिल गया था? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो काम अभी कौन सा कर रहे हैं आप? जी, रिपेयरिंग का सेटअप लगाना था और फ्रेंड की शॉप है, तो 10,000 की ज़रूरत थी मुझे, बाकी कुछ बैलेंस मैंने जोड़ रखा था। कितने का लोन लिया? 10,000। किस काम के लिए लिया था ये आप? मेरी जो शॉप है पीछे, इसके लिए लिया था, माल डालना था मुझे। अच्छा, हाँ जी। तो क्या आसानी से मिल गया था लोन? आसानी से मिल गया था। क्या खाते में पैसा है या हाथ में कोई बैंक? अकाउंट में आए थे मेरे। अकाउंट में? हाँ इस जी। योजना के बारे में पता था आपको पहले से? अब मैंने किसी फ्रेंड से सुना था कि आप ले सकते हो, मैंने उससे उधार मांगे, वो कह रहा है मैं तो दे नहीं सकता, लोन ले ले, गवर्नमेंट दे रही है, तो मैंने ले लिया। खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ मैं। कुछ मेहनत करना पड़ा था या कैसे? एक छोटा सा प्रोसेस था, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की स्टेटमेंट वगैरह वो सबमिट करानी थी, इजीली मिल गया। ऐसे पहले पता नहीं था, बट मैंने पास में ही एक कैंप लगा था, उसके थ्रू मुझे उसकी जानकारी हुई। कितना लोन लिया आपने? सर, मैंने 15,000 का लोन लिया था। रिगार्डिंग मुझे जो शॉप पे थोड़ा अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन की ज़रूरत पड़ी थी, जिससे कि मैंने 15,000 का वहाँ से कैंप के थ्रू लोन लिया था। कौन सा काम करते हैं? सर, हमारा मोबाइल शॉप है, देखिए आप। ठीक है। तो कैसे, क्या प्रोसेस क्या करना पड़ा था? सर, कुछ नहीं, उन्होंने बताया था कि अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके आ जाइए, और 10-15 दिन का प्रोसेस था, जिसके दौरान मुझे लोन मिल गया आसानी से। ये अलग अलग बयान सुनाने का मकसद मेरा ये था कि आप ये समझिए कि एक आदमी जो अपना रोज़गार चलाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, उसको ये पता चलता है कि कैंप लगा हुआ भाई, उस कैंप से लोन मिल सकता है। आधार दे दो, पैन दे दो, अपना कुछ बैंक स्टेटमेंट है उसको दे दो और लोन मिल जाएगा, तो तुम्हारा अपना काम हो जाएगा। दोस्त ने देने से मना कर दिया, उसके पास पैसे की तंगी थी, उसने कहा कि जा कर के देखो कैंप लगा हुआ है, वहाँ से लोन मिल जाएगा। जा कर के आदमी अप्लाई करता है, जो कागजात मांगे जाते हैं देता है, और उसको उसके अकाउंट में पैसा आ जाता है। यह होता है सरकार का लोगों तक पहुंचना और मदद करना। इसको विज़न कहते हैं। जिस विज़न को लेकर के प्रियंका गांधी सवाल कर रही हैं या एक नैरेटिव खड़ा करती हैं कि विज़न जिसके पास है सरकार उसको चलाना चाहिए, मैं आपको यह बताने की कोशिश में हूँ कि विज़न क्या होता है और विज़न के ज़रिए क्या क्या बदलाव आते हैं, और किस किस तरह के लोग जो हाशिए पर पड़े रहते हैं, जिनको कहीं से कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है, उनको सरकार उंगली पकड़ के ले जाती है, पैसा उनके अकाउंट में देती है, कहते रोज़गार करो, रोज़गार करके पैसा धीरे धीरे चुकाओ, कम इंटरेस्ट रेट है, चुकाते रहो, और मोटा कर्ज ले लो, 10 का 20 ले लो, 20 का 40 ले लो, 50 ले लो, और अपना रोज़गार बढ़ाओ, परिवार चलाओ, खुश रहा करो। इसको विज़न कहते हैं। हमने सोचा भी और हमने उसको ज़मीन पर उतारा भी। कुछ योजनाएं जो केंद्र सरकार की हैं उनको भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि छोटी छोटी योजनाएं हैं लेकिन कितनी महत्वपूर्ण हैं गरीब आदमी के लिए, कमज़ोर आदमी के लिए, वो जानना ज़रूरी है। और जितनी जो दूसरी योजनाएं हैं उनसे जुड़े आंकड़े जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो भी एक अच्छी तस्वीर पेश करते हैं। योजनाओं का जो इस्तेमाल है वो भरोसा बढ़ाते हैं। ये आंकड़े, प्रधानमंत्री जनधन योजना, भारत में जो वित्तीय समावेशन कहते हैं, इंक्लूसिव जो डेवलपमेंट का मामला होता है, उस पर राष्ट्रीय मिशन है, जिसका मकसद ये है कि देश भर में सभी परिवार को बैंकिंग सुविधाएं दी जाए, उनका खाता खुलवाया जाए, हर परिवार का बैंक खाता खुले। इस योजना की घोषणा कब हुई? 15 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी ने की, पहली लाल किला पर जो रैली थी, और 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने उसकी शुरुआत की। 27 सितंबर 2023 इस साल 27 सितंबर तक कितने अकाउंट खुले? 50 करोड़ 56 लाख।
2014 तक 13 करोड़ देश भर में अकाउंट थे और आज की तारीख में वो 51 करोड़ से ऊपर निकल गए। और उसमें कितने पैसे जमा हुए? 2 लाख करोड़ से ज़्यादा। 2 लाख करोड़ से ज़्यादा। या तो सरकार ने जो पैसे लोगों को भेजे वो पड़े हुए हैं, या लोगों ने अपनी तरफ से कुछ पैसे वहाँ डाले हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी एक योजना है। भारत सरकार, अगर दुर्घटना, हादसा आपके साथ हो जाता है, दुर्घटना में आप घायल हो जाते हैं, तो 9 मई 2015 को कोलकाता में एक योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की, या उसका ऐलान किया। 20 रुपये हर साल आप दीजिए, मिनिमम प्रीमियम है, और 12 रुपये सालाना। जो पहले 12 रुपये थी उसको 20 रुपये कर दिया। यह योजना समाज के गरीब और कम आय वाले वर्ग के लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 27 सितंबर 2023 तक रजिस्ट्रेशन 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने करवाया था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अब आप सोचिएगा कि इसकी शुरुआत 2015-16 के बजट के दौरान की गई। 2 लाख रुपए का बीमा, उसका प्रावधान रखा गया, और देना कितना है? 436 रुपये साल के प्रीमियम के तौर पे। एक आदमी 436 रुपये देता है तो उसको 2 लाख रुपए तक का बीमा मिल रहा है। किसको फायदा है? गरीब आदमी को। 27 सितंबर 2023 तक कितने रजिस्ट्रेशन हुए? 18 करोड़ 14 लाख लोगों का। एक और है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना को 2015 में गरीबों और वंचितों के लिए शुरू किया गया था, जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। APY, जो अटल पेंशन योजना कहते हैं, ये निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण इसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि PFRDA रेगुलेट करता है। 60 वर्ष की उम्र तक 1000 रुपये से 5000 रुपये की गारंटी इससे मिलती है। मासिक पेंशन, ये पेंशन किसको जाता है? गरीब आदमी को। इसके तहत कितने लोग रजिस्टर्ड हैं? 5 करोड़ 79 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में आपने सुना होगा। मुद्रा योजना से लोन लीजिए, अपना कारोबार कीजिए, कोई गारंटी नहीं, कोई पेपर वर्क नहीं। इसकी शुरुआत कब हुई? 8 अप्रैल 2015 को। कि कर्जा हम देंगे भैया, आप अपने रोजगार शुरू करो, कुछ करो। 29 सितंबर 2023 इस साल तक जानते कितने अकाउंट्स खुले थे देश में? 53 करोड़ 58 लाख। और कितनी रकम इसमें जमा है? 25 लाख से, मतलब 25 लाख 40 हजार करोड़। इसमें OBC SC ST की हिस्सेदारी कितनी है? 22 करोड़ से ज्यादा। जो कुल राशि है वो 8 करोड़ 91 लाख करोड़ रुपए। और जो महिला लाभार्थी इसके रही हैं, उनके अकाउंट में 30 करोड़ रुपए, उनका अकाउंट 30 करोड़ है, और कुल राशि जो है वो 11 लाख करोड़ के से ज़्यादा है। आप समझिए कि मुद्रा योजना के तहत 30 करोड़ महिलाओं के अकाउंट हैं और 11 लाख करोड़ उसमें पैसा पड़ा हुआ है। इस योजना का मकसद ये है कि हर बैंक की ब्रांच में कम से कम एक SC ST एप्लीकेंट और एक महिला होनी ही चाहिए। वो अपना कारोबार, व्यवसाय शुरू करे। उसको 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए के बीच का लोन देना है, और इस लोन के जरिए उसको खड़ा करना है। जाहिर है मुद्रा योजना उन लोगों के लिए है जो अपना कारोबार खड़ा करके लोगों को नौकरी देते हैं, काम दे रहे हैं। तो जितने लोगों ने मुद्रा योजना के तहत अपना कारोबार शुरू किया, दरअसल उन्होंने अपने तहत कई लोगों को काम भी दिया। इसलिए रोजगार पैदा हुए। नौकरी और रोजगार दोनों में अंतर होता है। हम नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की भूल जाते हैं। 30 सितंबर 2023 तक जो SC अकाउंट खुले वो कितने? 31,747। और शेड्यूल्ड कास्ट जो रकम रही वो 6,719 करोड़ रुपए के आसपास। तो ये डेटा मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि किस तबके के हिस्से में कितना गया। और आप कहते हैं कि एक जनगणना कराएंगे, उसमें जातियों के बारे में बताएंगे, कौन सी जाति कितनी है उसका हिसाब लगाएंगे, फिर क्या करेंगे? क्या फ़ायदा पहुंचाएंगे? क्या करेंगे? ब्लूप्रिंट क्या है आपका डेवलपमेंट का? जब गरीब कमज़ोर आदमी के लिहाज से
विकास को तैयार किया जाता है, विकास की नीतियां तय होती हैं, तो फिर वो समावेशी होता है। वो किसी तबके, जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय का होगा। अगर गरीब है, कमज़ोर है, ज़रूरतमंद है और सरकार की नीतियों में वो फिट बैठता है तो उसका फ़ायदा उस तक पहुँचेगा। जिन लोगों के बयान मैंने आपको सुनाए उनसे हमने जाति नहीं पूछी, हमने धर्म नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने अपनी रेहड़ी पटरी बढ़ाई, अपना रोज़गार बढ़ाया, अपनी आमदनी बढ़ाई, परिवार बढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया, अपने घर की हालत ठीक की, क्योंकि वो सरकार की उस नीति में फिट बैठ रहे हैं। वो नागरिक हैं देश के, वो जाति नहीं है। इसलिए आज मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कुछ योजनाएं हैं, अगर वो कहते हैं कि इस देश में जो जातियां हैं, एक गरीब की, एक अमीर की, और नीतियां इसी आधार पर तय होनी चाहिए, इसी आधार पे होनी चाहिए। इस देश के किसी भी नागरिक से पूछिए कि अपने दिल पे हाथ रख कर बोलो कि देश के विकास और समाज की तरक्की के लिए तुमको क्या चाहिए। तो जिसको ज़रूरत है उसको समर्थन चाहिए, नीतियों से फ़ायदा उसको मिलना चाहिए। अगर ये स्थितियां बनती हैं तो विकास आपका संतुलित होगा, समावेशी होगा और समाज के हर तबके को उसका फ़ायदा मिलेगा। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।